हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गोदान उपन्यास के ऊपर। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जो हर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भले हम किसी प्रतियोगी परीक्षा का नाम देकर इसको पढ़ें, लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ने वाले लगभग सभी विद्यार्थी गोदान से परिचित होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने कोशिश की है कि पहले गोदान पर हम सब्जेक्टिव तौर पर बातचीत करेंगे और उन महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जिससे कि एक हमें दृष्टि मिलेगी कि गोदान से कैसे प्रश्न बन सकते हैं, या फिर गोदान उपन्यास जो हम पढ़े हैं उसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से रिवीजन कर सकेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं सीधे गोदान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर। हालांकि मैं यही मानकर चल रहा हूं कि गोदान को लगभग सभी विद्यार्थियों ने पढ़ लिया होगा और इसको जितना बार आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ आपको नया दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, गोदान प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास है, यानी एक ऐसा उपन्यास जो कि लिखा गया था सन 1936 में, लेकिन इसकी प्रासंगिकता हर समय बनी रहती है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। प्रेमचंद की यह प्रौढ़तम कृति मानी जाती है। गोदान में प्रेमचंद का अगर देखा जाए तो जीवन अनुभव सिमटकर केंद्रीभूत हो गया है। जब आप गोदान को पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं उसमें प्रेमचंद की झलक आपको दिखाई पड़ेगी, उनके जीवन की झलक भी दिखाई पड़ेगी। गोदान उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दो प्रमुख सूत्र दिखाई पड़ते हैं, और वे सूत्र हैं गांव और शहर। गोदान उपन्यास में गांव और शहर दोनों की कथा समानांतर तौर पर चलती है। तो अगर हम गांव के कुछ पात्रों की बात करें तो उसमें होरी, गोबर, धनिया, झुनिया तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों में बात करें तो दाता दिन, नोखेराम, पटेश्वरी, झिंगुरी सिंह को लेकर चलने वाला कथा सूत्र है, जो कि ग्राम्य जीवन के साथ विकसित होता है। वहीं अगर हम शहरी जीवन की बात करें तो नागरिक जीवन को लेकर चलने वाला दूसरा कथा सूत्र है, जिसमें पंडित ओंकारनाथ, जो कि संपादक के तौर पर इसमें आते हैं, श्याम बिहारी तनखा बीमा कंपनी के दलाल हैं, मिस्टर खन्ना जो कि उद्योगपति हैं, मिस्टर मेहता सर्वाधिक फेमस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि होरी के बाद सबसे बड़ा रोल जो निभाता है वह है मेहता, दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। मिस्टर मिर्जा जूते के दुकानदार हैं, और मिस मालती लेडी डॉक्टर है। तो ये 5-6 जो पात्र हैं शहरी जीवन पर आधारित हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि संपादक की भूमिका में कौन है, बीमा कंपनी से कौन जुड़ा हुआ है, उद्योगपति के तौर पर कौन आया है, प्रोफेसर या दर्शन शास्त्र का अध्यापक कौन है, या फिर जूते के दुकानदार के तौर पर कौन सा पात्र गोदान में आया हुआ है। मिस मालती को आप लोग अच्छे से समझते हैं, मेहता और मालती संयोग से दोनों का नाम एक दूसरे के ऊपर नीचे ही लिखा गया है। तो ये ऐसे पात्र हैं जो अनायास ही, जैसे हम होरी की चर्चा करेंगे तो धनिया वहां पर आ जाएगी, गोबर की चर्चा करेंगे तो झुनिया आ जाएगी, उसी तरीके से हम अगर मेहता की बात करें तो मालती का नाम अपने आप जुड़ जाता है। तो हमने आप सभी को बताया कि जो गोदान है ये दो कथा सूत्रों को लेकर विकसित होता है, पहला गांव और दूसरा शहर। तो गांव और शहर दोनों के पात्रों से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। एक और पात्र है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह, जो कि गांव और शहर दोनों को जोड़ते हैं। इसलिए मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि गोदान में कौन सा ऐसा पात्र है जो गांव और शहर दोनों को जोड़कर चलने का प्रयास करता है, वो है जमींदार राय साहब अमरपाल सिंह। इनका पूरा नाम है, वैसे बार बार राय साहब जिक्र होता है गोदान में, लेकिन उनका पूरा नाम यहाँ पर अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये ऐसा पात्र है जो कि गांव और शहर दोनों को जोड़कर चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो होरी की कथा आधिकारिक है, यानी कि जिसका नेतृत्व होरी कर रहा है, जो कि गांव का परिवेश है, ये आधिकारिक तौर पर गोदान की मजबूती है। हालांकि कई बार ये सवाल उठता है कि अगर
शहरी परिवेश या शहरी पृष्ठभूमि को प्रेमचंद गोदान में नहीं शामिल करते तो भी गोदान पर कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ता। इसीलिए प्रेमचंद के एक समकालीन बहुत ही फेमस कहानीकार जिन्होंने लिखा था कि यदि मैं गोदान लिखता, अगर आप लोग जानते हो तो जरूर कमेंट्स कर बताइए कि ये किसकी रचना है, यदि मैं गोदान लिखता। ठीक है, प्रेमचंद के समकालीन ही थे, काफी इनके निकट भी रहते थे वो। तो यहाँ पर बताया गया कि होरी की कथा आधिकारिक तौर पर है और नागरिकों की कथा प्रासंगिक है, किंतु प्रासंगिक कथा प्रमुख कथा के विकास में अनिवार्य नहीं है, आवश्यक भी नहीं है। इसकी उपादेयता ग्रामीण जीवन और नागरिक जीवन की विषमता प्रत्यक्ष करने में ही है। यानी कि प्रेमचंद ये दिखाना चाहते थे कि ग्रामीण जीवन कैसा है और शहरी जीवन कैसा है, दिखाने के लिए ही दोनों पृष्ठभूमियों को उन्होंने सामने रखा है। बाकी अगर शहरी जीवन नहीं भी होता तो भी गोदान उतना ही महत्वपूर्ण रहता जितना कि आज है। कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो विद्यार्थी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस एंगल से भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम गोदान के नायक की बात करें तो होरी इस उपन्यास का नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि है और रामविलास शर्मा ने इसके बारे में कहा था कि ये किसान जीवन का महाकाव्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किसान जीवन का महाकाव्य किस उपन्यास को कहा जाता है, तो वो हो गया आपका गोदान। इसके अतिरिक्त धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते शव में बदल जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये है पूरा उपन्यास की कथा वस्तु और यही होरी का भी जीवन है कि वो धर्म के ठेकेदारों, बड़े बड़े महाजनों, जमींदारों के बीच में उलझा हुआ है और बहुत ही मर्यादावादी किसान है। वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ईश्वर में भी विश्वास करता है, लेकिन धीरे धीरे किसानी से वो मजदूर बनने की तरफ बढ़ता है और फिर धीरे धीरे वो पिसता चला जाता है, फंसता चला जाता है और अंत में तनाव में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यही पूरी कथा वस्तु उपन्यास गोदान की भी है और होरी की भी है। अगर आगे बात करें तो दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। जनता के सेवक कहलाने वाले पत्रकार स्वार्थी हैं। वे अमीरों से चुपके चुपके रुपया खाते हैं। देखने में ये बात प्रेमचंद सन 1936 के आसपास में लिखते हैं, लेकिन वर्तमान समय भी इससे कहीं अछूता नहीं प्रतीत होता है। इसीलिए मैंने पहले ही पंक्ति में कहा कि ये कालजयी उपन्यास के तौर पर जाना जाता है। दार्शनिक दृष्टि वाले प्रोफेसर इस सीमा तक तटस्थ हैं कि मजदूरों की हड्डी पर महल खड़ा करते हैं। गांव और नगरों के बीच में त्रिशंकुवत लटके हुए जमींदार किसानों को सोख कर अधिकारियों को संतुष्ट करते हैं। यही प्रेमचंद का युग जीवन है। ऐसे समाज का उत्थान सुधारों से नहीं हो सकता। प्रेमचंद इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, इसीलिए उपन्यास के अंत में वे स्वप्न को साकार नहीं, सत्य को अनावृत कर देते हैं, यानी कि पूरा यथार्थ चित्रण करते हैं। और जो उपन्यास का आखिरी अंश है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि होरी का निधन हो चुका है और इसके बाद की क्या स्थिति है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यदि आप सभी गोदान उपन्यास को पूरा पढ़े होंगे तो ये अंत का परिदृश्य है कि वहां पर आखिरी जो संवाद है दाता दिन और धनिया के बीच है। ठीक है, कई बार ये परीक्षाओं में अंश पूछा जा चुका है कि ये किसका कथन है, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। तो तुरंत तो कथन समझ में आ गया होगा कि ये धनिया का है, लेकिन ये बात किससे कही गई है, ये भी घुमाकर प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा दाता दिन। तो ये संक्षिप्त में गोदान की कथा वस्तु थी। उम्मीद है कि मेन तथ्यों से आप सभी परिचित हो गए होंगे और पात्रों से भी परिचित हो गए होंगे, ताकि कम समय में अगर गोदान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगी। अब हम बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर
जिससे कि आप सभी को एक अनुमान लगे कि गोदान से कैसा प्रश्न बन सकता है, कैसे प्रश्न आते हैं, और रिवीजन के तौर पर आपकी भी जांच हो जाएगी कि गोदान आपने कितनी गंभीरता से पढ़ी है। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। पहला प्रश्न है, गोदान के संदर्भ में कथन है। इसके लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अब ये 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो प्रश्न था, इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था, ये सही ऑप्शन है। इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, ये भी सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, गोदान की विषय वस्तु है। गोदान की विषय वस्तु है, ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रवाद, किसान समस्या, स्त्री समस्या, दलित समस्या। तो पहले ही प्रश्न में बता दिया गया है कि इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से किसान समस्या को उठाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गोदान का नायक है। ऑप्शन दिया गया है होरी, गोबर, राय साहब, मेहता। तो इसका सही जवाब है होरी। अगला प्रश्न है, होरी का पूरा नाम है। होरीदास, होरीलाल, होरीराम, होरी। जब आप उपन्यास शुरू में ही पढ़ेंगे तो पहली पंक्ति में होरी का पूरा नाम दिया गया है, लेकिन जो भी पाठक वर्ग हैं सबके दिमाग में बस होरी नाम बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न के अनुसार आपको एक दृष्टि मिली होगी कि जब भी उपन्यास पढ़ें तो पात्रों के पूरे नाम को भी ध्यान में रखें। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब है होरी राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सी। अगला प्रश्न है, होरी के परिवार का सदस्य नहीं है। आप जानते हैं कि गोदान उपन्यास में समानांतर कई परिवारों की कहानियाँ चल रही हैं, ठीक है, उसमें होरी को ही केंद्र में रखा गया है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि होरी का जो परिवार है उसमें कौन सा सदस्य नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, पहला धनिया, सोना और रूपा, गोबर, हीरा और शोभा, मेहता, माता दिन और दाता दिन। अब प्रश्न के अनुसार हमें सही कूट का चयन करना है कि इसमें कौन सा कूट सही है। तो होरी के परिवार का सदस्य नहीं है, तो अब जो भी उपन्यास पढ़ा होगा तुरंत उसके दिमाग में आ गया होगा कि धनिया, सोना, रूपा हैं, गोबर, हीरा और शोभा ये भी हैं। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये गलत है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2, ठीक है। तो जब भी उपन्यास पढ़िए तो कैसे प्रश्न बन सकते हैं उनको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, होरी किस प्रांत का रहने वाला है। अवध, बुंदेलखंड, बघेलखंड, उत्तराखंड। तो इसका जो सही जवाब है अवध। और जो गोदान की कथा वस्तु है उसको आधार बनाया गया है अवध के क्षेत्र का, ये पूरा स्टोरी है, कहानी है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने किन 2 गांवों को गोदान की कथा वस्तु बनाया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है पांडेपुर और चौबेपुर, शिवपालगंज और गंगौली, बेलारी और सेमरी, सज्जनपुर और पांडेपुर। तो प्रेमचंद ने गोदान की कथा वस्तु बनाया है ऑप्शन सी, बेलारी और सेमरी। अगला प्रश्न है, होरी किस गांव का रहने वाला है। होरी किस गांव का रहने वाला है। ऑप्शन दिया गया है सेमरी, बेलारी, चौबेपुर, पांडेपुर। सही जवाब है होरी जो है वो बेलारी का रहने वाला है। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के जमींदार राय साहब का पूरा नाम है। अमरपाल सिंह, समरपाल सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह। तो राय साहब का पूरा नाम है अमरपाल सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, राय साहब किस गांव के थे, या फिर राय साहब किस गांव से थे। ऑप्शन दिया गया है बेलारी, सेमरी, पांडेपुर, चौबेपुर। तो इसका जो सही जवाब है राय साहब सेमरी के रहने वाले थे। और जब गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे तो एक वाक्य है कि होरी बेलारी गांव का रहने वाला था, जबकि अमरपाल सिंह यानी कि राय साहब सेमरी गांव के थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोटेशन दिया गया है कि जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। यह कथन कौन किससे कहता है। ऑप्शन दिया गया है होरी धनिया से, होरी गोबर से, धनिया होरी से, धनिया गोबर से। सही जवाब है होरी धनिया से इस बात को कहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बेलारी और सेमरी गांव के बीच की दूरी कितनी है।
ऑप्शन दिया गया है 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील। तो इसका जो सही जवाब है कि बेलारी और सेमरी गांव के बीच की जो दूरी थी वो कुल 5 मील थी। अगला प्रश्न है, राय साहब के संदर्भ में कथन दिए गए हैं और उन कथनों पर हमें सही कूट के माध्यम से विचार करना है। तो क्या है? राय साहब के संदर्भ में कथन है, सत्याग्रह संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे। ठीक है, जब गोदान उपन्यास आप पढ़ेंगे तो पूरी विशेषता राय साहब की प्रेमचंद ने प्रस्तुत कर दी है और उन्हीं पर आधारित यहाँ पर सवाल बनाया गया है। तो राय साहब क्या थे? ऑप्शन में 4 उनकी विशेषताओं को दिया गया है। अब हमें सही कूट का मिलान करना है कि इसमें से सही क्या है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, माने कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी इसमें दिया गया है सभी से संबंधित है राय साहब। वे संग्राम में जेल गए थे, राष्ट्रवादी थे, साहित्य और संगीत प्रेमी थे, लेखक और निशानेबाज थे, यानी कि चारों बातें सही हैं। ठीक है, लेकिन आपको तो इस अभ्यास प्रश्न पत्र के माध्यम से केवल एक दृष्टि दी जा रही है। हो सकता है कि परीक्षा में 1-2 ऑप्शन इसमें से कम कर दे और कुछ दूसरा दे दे और पूछे कि कौन सी विशेषता नहीं थी राय साहब की। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को रुचिकर लग रहा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए और हौसला बढ़ाइए कि इस तरीके के और प्रश्न पूछे जाएं। अन्य उपन्यासों और कहानियों, निबंधों, जितने भी टेक्स्ट लगे हुए हैं उन पर कोशिश रहेगी कि वीडियोज आएँ। अगला प्रश्न है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न, राय साहब के 2 चचा थे जिनका जुड़ाव था। एक राधा के अनन्य उपासक थे और कवित्व की रचना की, दूसरे राम भक्त और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया। तीसरा ऑप्शन है कि एक कृष्ण भक्त थे, दूसरे सन्यासी थे। तो गोदान में प्रेमचंद ने राय साहब के 2 चचा, उन्होंने इसी शब्द का ही प्रयोग किया है इसलिए मैंने उठा लिया सीधे सीधे, बताया है कि उनके जो दोनों चचे हैं क्या क्या उनकी विशेषता रही है। ठीक है, तो उन्हीं कूट माध्यम के माध्यम से हमें इसको बताना है कि सही इसमें कौन बात है। तो जो उपन्यास पढ़े होंगे जिन लोगों ने, वो तुरंत इसका ऑप्शन बता देंगे कि उसमें से एक चचा थे जो राधा के अनन्य उपासक थे और कवित्व की रचना की थी, और दूसरे राम भक्त थे और फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन में तीसरा और चौथा न तो 1 और नहीं 2, न तो 3 और नहीं 4, इस तरीके से भी ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है, होरी रामलीला में किस अभिनय को निभाया था? ऑप्शन दिया गया है दशरथ के मंत्री का, जनक के मंत्री का, दशरथ के माली का, ऑप्शन डी है जनक के माली का। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जनक के मालिक के रूप में होरी ने वहाँ पर अपना अभिनय प्रस्तुत किया था, उसको यही रोल दिया गया था, माली का उसने रोल निभाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राय साहब होरी को कितने रुपयों का प्रबंध करने को कहा था? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। तो आप जानते हैं कि जब होरी अपने घर से निकलता है और राय साहब के घर पहुँचता है तो वहाँ पर राय साहब अपनी तमाम चिंताओं को व्यक्त करते हैं और आखिर में होरी से कुछ रुपयों का प्रबंध करने के लिए कहते हैं। वे रुपए हैं 20,000। उस ज़माने में 1936 में 20,000 रुपये इकट्ठे करने थे, जिसको सुनकर होरी बहुत परेशान था और राय साहब ने कहा था कि 20,000 का प्रबंध करना है, लेकिन तुम अगर 500 रुपये अपने गांव से दिलवा दोगे तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, होरी को किसने अपनी गाय दी थी? आप जानते हैं कि पूरे उपन्यास का जो मूल थीम है गोदान, वो एक किसान के मन में अभिलाषा है कि उसके द्वार पर एक गाय बंधी रहे। तो इसी क्रम में यह प्रश्न पूछा गया कि होरी को किसने अपनी गाय दी थी? ऑप्शन है हीरा, भोला, कामता, जंगी। तो इसका सही जवाब है भोला। और उपन्यास में आप देखेंगे होरी और भोला के बीच में जो संवाद है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है कि गांव एकदम उभर कर सामने आ गया है। अगला प्रश्न है, गोदान में उल्लिखित बिजली किस प्रकार का पत्र था? गोदान जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बिजली पत्र का जिक्र किया जाता है, वो किस प्रकार का पत्र था? ऑप्शन दिया गया है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक। तो इसका जो सही जवाब है दैनिक, बिजली दैनिक पत्र था। अगला प्रश्न है, बिजली के संपादक का नाम था? राय साहब, पंडित ओंकारनाथ, मेहता, मिस्टर खन्ना। इसका सही जवाब है जो बिजली के संपादक हैं पंडित ओंकारनाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम है? गोदान में ढेर सारे पात्र हैं, ठीक है, क्योंकि
यह एक ऐसा उपन्यास है जिसमें एक तरफ ग्रामीण कथा चलती है, दूसरे तरफ शहरी कथा चल रही है। तो वकील का जिक्र किया गया है इसमें। उसका वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन दिया गया है अमर सिंह, समर सिंह, श्याम बिहारी तनखा, राम बिहारी तनखा। सही जवाब है श्याम बिहारी तनखा। कई बार तनखा का जिक्र होता है बार बार, लेकिन इसका पूरा नाम है श्याम बिहारी तनखा। तो वकील कौन है? श्याम बिहारी तनखा। अगला प्रश्न है, मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? गोदान उपन्यास के बहुत ही फेमस पात्र मिस्टर मेहता किस विषय के प्रोफेसर थे? ऑप्शन दिया गया है समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, हिंदी साहित्य। तो मिस्टर मेहता फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, यानी कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। अगला प्रश्न है, गोदान के किस पात्र में प्रेमचंद की झलक दिखती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माना जाता है कि एक ऐसा पात्र है जो अपना विचार अभिव्यक्त करता है, वो उसका खुद का विचार नहीं है बल्कि प्रेमचंद का विचार है। तो कौन सा पात्र है? ऑप्शन दिया गया है होरी, मेहता, मिस्टर खन्ना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है मेहता। मिस्टर मेहता में प्रेमचंद का रूप दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, मालती पेशे से किस पद पर थी? आप जानते हैं गोदान जब भी पढ़ेंगे तो मिस्टर मेहता और मिस मालती के बीच में जो संवाद स्थापित हुए हैं, जो बातचीत है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वैसी बात तो मॉडर्न यानी कि आधुनिक युग में इस समय भी नहीं होती है, जब मेहता और मालती जैसे जैसे अपने तर्क वितर्क करते हैं। तो जब भी मेहता का नाम आता है अनायास मालती का नाम उससे जुड़ जाता है। तो अब जानने की ज़रूरत यह है कि मालती सही मायने में किस पेशे से थी? प्रोफेसर थे मेहता, लेकिन मालती क्या है? ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर, डॉक्टर, लेखक, संपादक। मालती डॉक्टर, पेशे से डॉक्टर थी और इंग्लैंड से पढ़ाई करके आई थी। अगला प्रश्न है, मेहता को किस संगठन की ओर से भाषण देना था? ऑप्शन दिया गया है सोसाइटी ऑफ सेमरी, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, यूनियन ऑफ फिलोसोफर, वीमेंस लीग। मेहता को भाषण देना था वीमेंस लीग की तरफ से। हो सकता है फ्यूचर में इस तरीके से प्रश्न आ जाए। अगला प्रश्न है, मिस्टर खन्ना का पूरा नाम था। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है सत्य प्रकाश खन्ना, सूर्य प्रकाश खन्ना, चंद्र प्रकाश खन्ना, जय प्रकाश खन्ना। तो इसका जो सही जवाब है चंद्र प्रकाश खन्ना। मिस्टर खन्ना का पूरा नाम चंद्र प्रकाश खन्ना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है होरी धनिया, गोबर झुनिया, दाता दिन सिलिया, हीरा पुनिया। तो आप प्रश्न की प्रकृति को समझ गए होंगे कि इसमें स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका सुमेलित नहीं है, सही जवाब है दाता दिन सिलिया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? माता दिन होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार, विशुद्ध अहंकार है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है होरी गोबर से, राय साहब होरी से, मेहता होरी से, ठीक है, और मेहता मालती से। तो इसका जो सही जवाब है राय साहब होरी से इस बात को कहते हैं कि संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों करते हैं? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार है। ये बात वर्तमान समय में भी काफ़ी प्रासंगिक लगती है। ध्यान में रखिए कि ये बात राय साहब होरी से कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के तले दबी हुई है, अकड़कर निबाह नहीं हो सकता। ये कथन कौन किससे कह रहा है? ऑप्शन दिया गया है होरी गोबर से, होरी धनिया से, मेहता मालती से, खन्ना गोविंदी से। इसी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था पहले कि अगर गर्दन पाँव के तले दबी हो तो उसे सहलाने में ही कुशल है। कुछ वैसे ही मिलता जुलता यहाँ पर एक वाक्य आया हुआ है, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है होरी गोबर से बात कर रहा है, वहाँ पर होरी धनिया से बात करता है, लेकिन यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए उसका पेट कैसे भरेगा? मैं ऐसे भिक्षुकों को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं, पर भिक्षुक देता क्या है? आशीष, आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। यह कथन कौन किससे कह रहा है? ये मुख्य प्रश्न है। ऑप्शन दिया गया है होरी धनिया से, झुनिया गोबर से, सिलिया माता दिन से, धनिया झुनिया से। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, झुनिया गोबर से ये बात कह रही है। कोटेशन बहुत सारे हैं उपन्यास में,
अगर आप लोग हौसला बढ़ाएंगे और कमेंट्स कर बताएंगे तो इस पर एक और वीडियो हम ला सकते हैं। अभी मेरी कोशिश थी कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु, उसके मुख्य पात्रों से आपका परिचय हो, ताकि जब आप दोबारा उपन्यास पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें कि कोई भी एंगल से आपका प्रश्न आए तो आप उसका उत्तर दे सकें। अगला प्रश्न है, होरी के पास कितनी जमीन थी? ऑप्शन दिया गया है 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा। होरी के पास कुल 5 बीघा जमीन थी। अगला प्रश्न है, मालती की बहनें हैं, जो मिस मालती हैं उनकी 2 बहनें और हैं, उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है सोना व रूपा, सरोज व वरदा, सरोज व गोविंदी, झुनिया व सिलिया। तो मालती की जो बहनें हैं सरोज और वरदा। ऑप्शन अगला प्रश्न है, गोबर घर से भागकर किस शहर गया था? बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न। ऑप्शन दिया गया है गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। तो गोबर कहाँ गया था भागकर? सही जवाब है लखनऊ। अगला प्रश्न है, शहर में गोबर को कौन सा काम मिला था? आप जब उपन्यास पढ़ेंगे तो गोबर हमेशा होरी से तर्क वितर्क करता है। वो किसानी छोड़ने के पक्ष में रहता है। उसको लगता है कि किसानी में कुछ रखा नहीं, इससे बढ़िया तो हम मजदूरी करके रहेंगे, रोज काम करेंगे और रोज उसका पैसा मिलेगा तो जीवन यापन होता रहेगा। और किसानी में क्या है कि ऋण की समस्या बनी हुई है, ऋणग्रस्त किसान हमेशा तनाव में चल रहा है। तो शहर में जब वो भागकर गया, शहर का नाम मैंने बता दिया कि लखनऊ था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि गोबर को कौन सा काम मिला था? ऑप्शन दिया गया है कबड्डी खेलने का, फुटबॉल खेलने का, पौधे सींचने का, ठेकेदारी का। तो सही जवाब है पौधे सींचने का काम उसको मिला था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्त्री पात्र को कविता लिखने का शौक था? गोदान उपन्यास में एक ऐसी स्त्री पात्र है जो कि कविता लिखने में रुचि रखती है, उसका नाम बताना हमें। ऑप्शन दिया गया है मालती, मिसेज खन्ना, सरोज, वरदा। सही जवाब है मिसेज खन्ना। अगला प्रश्न है, गोदान के किस प्रसंग को आलोचकों ने दलित विमर्श से जोड़ा है? ऑप्शन दिया गया है मेहता मालती, गोबर झुनिया, माता दिन सीलिया, दाता दिन सीलिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, माता दिन और सीलिया के प्रसंग को जो भी हिंदी के आलोचक रहे हैं वो सब इसको दलित विमर्श से जोड़कर देखते हैं कि पहली बार ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में दलितों ने आवाज़ उठाई थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंह में हड्डी डाल दी गई थी। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से जान रहे हैं। गोदान उपन्यास एक ऐसा उपन्यास है कि लगभग सभी पाठक उसको पढ़े रहते हैं और कॉलेजों विश्वविद्यालयों में खूब मन लगाकर इस उपन्यास को पढ़ाया भी जाता है। आज का आखिरी प्रश्न है, होरी की मृत्यु लू लगने से हुई थी, उस समय उसके पास मौजूद थे कौन लोग मौजूद थे? ऑप्शन दिया गया है गोबर और धनिया, धनिया और झुनिया, हीरा और शोभा, इनमें से कोई नहीं। जब होरी की मृत्यु हुई थी तो उस समय वहाँ पर मौजूद थे हीरा और शोभा। ठीक है, उन्होंने उसको आराम दिलाने के लिए वो खटिया पर लाद के लाए भी छाँव में, लेकिन तब तक देखे कि वो ठंडा हो चुका है, उसका देहांत हो चुका है। तो इसलिए इस प्रश्न को बनाना पड़ा। बाकी आखिरी में है कि दाता दिन आते हैं और गोदान करने की बात करते हैं, और धनिया का एक बड़ा ही मार्मिक और हृदय विदारक कोटेशन है। और सबसे आखिरी पंक्ति तो है कि धनिया जो है पछाड़ खा के गिर पड़ती है। तो गोदान उपन्यास का जो अंत है काफ़ी हृदय विदारक है, बार बार सोचने पर मजबूर करता है। तो हमने कुल 36 प्रश्नों पर चर्चा की और मेरा प्रयास था कि 1936 में गोदान का प्रकाशन हुआ था। तो पहले एपिसोड में, पहले पार्ट में हम कुल 36 प्रश्नों पर ही बात करेंगे। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे और आपको एक दृष्टि मिली होगी, ताकि जब भी दोबारा उपन्यास को पढ़ेंगे तो हर एंगल से देखने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स कीजिए कि क्या गोदान के जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उस पर भी एक वीडियो आनी चाहिए, और कमेंट्स ही एकमात्र सहारा है आप लोगों से बातचीत करने का। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए